हाय स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी एंड आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। स्क्रीन पे आपने सबने देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग आपके आईबीपीएस के आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो देखिए, जैसे कि इस वीकेंड फाइनली आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई भी किया है। प्लस इस एग्जाम में कट ऑफ जाती है ज्यादा, यानी आउट ऑफ 80 आपका 80 मार्क्स का पेपर है। आउट ऑफ 80 आपकी जो कट ऑफ है वो 70 प्लस जाती है। किसी स्टेट की 76, किसी की 74, किसी की 72, कुछ की 68 भी होती है। पर जो आपकी मेजर स्टेट्स हैं उनकी सबकी कट ऑफ जो है वो 70 प्लस है। और अगर ये सिस्टम है कि एप्लीकेशंस भी अच्छी खासी हैं और कट ऑफ भी ज्यादा जाने के चांसेस डेफिनेटली है, तो ऐसे में हमें कोई ऐसी टेक्निक जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम रीजनिंग के 40 में से 40 सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर दें पेपर में। तो बच्चे सोचते हैं क्या ये पॉसिबल है? बच्चे, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपके बिल्कुल अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो चलिए आपको इसकी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने हर बच्चे को बताई है, और इस स्ट्रैटेजी से बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है कि उनके सच में 100% अटेम्प्ट पेपर में हो पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी, आपके पेपर में आएंगे 40 सवाल जो आप सब जानते हैं, पर 25 मिनट का समय आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा। यहां पे बच्चों को हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि उनको लगता है रीजनिंग थोड़ी जल्दी होती है एज कंपेयर टू मैथ्स, तो रीजनिंग में टाइम कम होना चाहिए, मैथ्स में ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चे, आईबीपीएस तो आप जो चाहते हो उसका उल्टा ही करेंगे। तो रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलते हैं और मैथ्स के आपको 20 मिनट मिलते हैं। आपका 45 मिनट्स का पेपर है। अब आपको करना क्या है? तो चलो 25 मिनट्स रीजनिंग के मिले हैं, उसका फायदा उठाइए ना। आप जो है आईबीपीएस आपको जो पैटर्न दे रहा है आप उसमें अपना फायदा देखो हर तरीके से। तो 25 मिनट है तो आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर दो ना। कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, पहले तो मैं ये 40 सवालों को 2 पार्ट्स में बांटना चाहूंगी। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट आपका जिसमें कि मैं कवर करूंगी सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, सिलोगिज्म के, कोडिंग डिकोडिंग के, जिसमें आपकी वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आती है का ला पा टाइप की, है ना। उसके बाद आपके इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन, आपके ब्लड रिलेशन के सवाल, डायरेक्शंस के सवाल। ठीक है, ओके। ब्लड रिलेशन होता है आपके पेपर में, डायरेक्शंस होता है आपके पेपर में। अच्छा, इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन, मैं प्रॉपर क्वेश्चन आपको बता रही हूं, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स, ये वाला क्वेश्चन। लेटर्स होता है या फिर आपको डिजिट्स दिया होता है, आजकल डिजिट्स बहुत आ रहा है। उसके बाद आपका ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, वो वाला क्वेश्चन होता है। मीनिंगफुल वर्ड होता है, ठीक है। फिर वर्ड या नंबर बेस्ड पजल, वर्ड या नंबर बेस्ड पजल। पजल से घबराना नहीं है, ये पता है मैं कौन से क्वेश्चन कह रही हूं, जिसमें आपको एक वर्ड दिया होगा, उसमें बोलेगा जितने भी कॉन्सोनेंट्स है उसमें +1 कर लो, जितने भी वॉवल्स है उसमें -1 कर लो। तो बताओ 3rd और 5th के बीच में कितने अल्फाबेट्स होंगे। तो ऐसे कुछ पजल्स दे देते हैं आपको। तो एक वर्ड दे देंगे, उस पे बेस्ड कुछ करना होगा, या एक नंबर दे देंगे, उसमें कह देंगे ऑड में ऐसा करो, इवन में ऐसा करो। तो बताओ अब कितने डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं। ऐसे से क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाले क्वेश्चन। तो बच्चे, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये जल्दी होने वाले हैं। अब आपके पास स्क्रीन पे सबसे पहले मोस्टली पजल ही आएगा। पहला सवाल मोस्टली पजल का ही दिखता है। अब आप जो है अगर उस सवाल को उठा लेंगे, जो गलती से बहुत बच्चे करते हैं, उससे गड़बड़ ये होती है कि पजल
हल्का सा टाइम ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू ये वाले सवाल, है ना। पजल इससे हल्का सा ज्यादा समय लेता है। तो पजल का क्वेश्चन आप कर रहे हो, 3-4 मिनट हो गए, 3-4 मिनट तक अटेम्प्ट क्या है 0, अगर वो पजल खतरनाक है तो। और 4 मिनट खत्म होने पे 0 अटेम्प्ट आपका होगा, पहले तो उससे घबराहट होगी। फिर 4 मिनट बाद अगर आप ये रियलाइज करते हो कि लेफ्ट की जगह मैंने गलती से राइट ले लिया या टॉप की जगह मैंने गलती से बॉटम ले लिया, और ज्यादा घबराहट होगी। तो शुरू में पजल उठाना सबसे गलत डिसीजन होता है। अब आप सोच रहे हो कि क्या फिर हम पूरा पेपर देखें, इसमें टाइम वेस्ट होगा? ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चंस जो हैं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है आपकी स्क्रीन का, कि आपको यहां पे तो एक क्वेश्चन एट अ टाइम दिखता है, ठीक है, और यहां पे साइड पे नंबरिंग होती है, यहां पे कहीं आपका टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। और यहां पे आप मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपका खुला वो पजल का था, तो यहां पे प्रीवियस और नेक्स्ट होता है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सेकंड आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, थर्ड आएगा। जरूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट पे ही क्लिक कर सकते हैं, आप पे नंबर्स पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट में आपका 40th क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट अगर यहां पे क्लिक करोगे सीधा लास्ट क्वेश्चन खुल जाएगा। तो ये कई बच्चों को पता नहीं होता, जिस वजह से बच्चे सोचते हैं कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके ही अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 40th पे भी आ सकते हो। तो इसका मैं आपको इस बार इसलिए बता रही हूं कि आपको सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपके 25 मिनट्स है। आपके ये वाले क्वेश्चंस की वेटेज अगर मैं बताऊं, इसकी आपके एग्जाम में जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चन है, या 22 लेके चलो, पजल ज्यादा आती है, 20 से 22 सवाल आते हैं इसके। ओके, तो इनको करने में सिलोगिज्म फटाफट हो जाता है, छोटा सा होता है, 2 कंक्लूजन वाला। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आती है। इनइक्वालिटीज तो बहुत आसान सा, 2 कंक्लूजन होते हैं और बड़ा बेसिक सा होता है, ये भी हो जाता है। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 सवाल होते हैं, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसका डायग्राम बनाओ और 2 से 3 सवाल। डायरेक्शंस में भी ऐसा ही होगा। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स, तो देखो मैं हर बार कहती हूं इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करना ही है ना। ऑड वन आउट, आपको अल्फाबेट्स का कुछ कॉम्बिनेशन दिया होगा और आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग है। मीनिंगफुल वर्ड, कि एक बड़ा सा वर्ड देगा, बोलेगा उसका 2nd, 4th, 6th और 8th लेटर उठाओ और उससे क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है, इस तरह के क्वेश्चन। वर्ड नंबर बेस्ड पजल, ये सारे सवाल जो है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल में जो प्रीसीडेड सक्सीडेड वाले होते हैं, या 5-6 नंबर्स दे देगा या 5-6 वर्ड्स दे देगा और उस पे नीचे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, तो ये सारे जो है ये जल्दी होने वाले हैं। तो ये जो 20 से 22 सवाल है, अगर मैं ये वाले 20 से 22 सवाल की बात करूं, ये लेते हैं आपके 10 से 12 मिनट। देखो पेपर में ये सारे नहीं आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में आपको सिलोगिज्म होगा, कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा, किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग होगा, इनइक्वालिटीज नहीं होगा। तो मैं तो सभी शिफ्ट्स का मिलाकर आपको बता रही हूं कि जो भी आपके 20 अप्रोक्सीमेटली 20-22 सवाल है वो इनमें से होंगे। अब इनमें से क्या होंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में क्या आ रहा है और क्या छोड़ा जा रहा है, पर जो भी होगा इनमें से ही होगा। और ये वाले क्वेश्चंस करने में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए पजल्स का है, तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाना, क्योंकि 5 सवाल तो पजल के होंगे। आप डायरेक्टली 6th पे क्लिक करो। 6th मान लो सिलोगिज्म का है, तो साथ के साथ सॉल्व कर दो, और जो आप सॉल्व करते रहेंगे वो ग्रीन कलर का हो जाता है। 6, 7, 8 सिलोगिज्म का था, सॉल्व कर दिया, इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिया, करते करते आपको पता लगेगा फिर पजल आ गई। मान लो 12th क्वेश्चन पजल का है, फिर 5 सवाल स्किप करके आगे आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट मत करना, 12वां नंबर अगर पजल का है, ओके, तो आप डायरेक्टली 7 पे क्लिक कर दो, मान के कि 5 सवाल होंगे। 17 अब आपका ब्लड रिलेशन है, सॉल्व कर दो। तो आप ऐसे करोगे ना, तो ये सब करने में आपके 10 से 15 मिनट होंगे। 10 से 15 मिनट में आपके ये 20-22 सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं होता अगर आप पजल से शुरू करते हैं। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आपका जो पार्ट 2 है, मतलब सेकंड पार्ट में आपको कहना चाहूंगी कि सेकंड प्रायोरिटी आपने फिर पजल्स और अरेंजमेंट्स को देनी है। अब आपने जब ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके ये सारे ग्रीन मार्क हो गए। अब आपके बीच में जो रेड रेड वाले छूटे हुए हैं वो आपको देख के पता लग जाएगा ये सारे पजल्स है। अब फर्स्ट वाला रेड था, क्लिक कर दो।
पजल सॉल्व करो। और तब तक आपको ना एक आइडिया भी होता है, आपको इतना अंदाजा होता है कि पहली वाली पजल आसान लग रही थी, बीच वाली पजल मुश्किल लग रही थी, लास्ट वाली पजल आसान लग रही थी, है ना। तो एक आइडिया होता है। तो मान लो आपको अगर आइडिया कि पहली वाली आसान थी तो वो उस पर क्लिक करके उसको सॉल्व कर दो। अब बच्चे कहते हैं कि पजल कैसी आती है, क्योंकि ये क्लर्क का प्रीलिम्स है, पजल का लेवल होता है इजी टू मॉडरेट। आपके पेपर में जो पार्ट 2 है पजल्स का, हाँ जी, ये आपके अप्रोक्सीमेटली अगेन 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपके रहेंगे पजल्स के। ओके, तो ये जो 20 क्वेश्चन है आप लेके चलो कि 4 से 5 पजल्स आप लेके चलो आपके पेपर में आएंगी। 4 ही आती है वैसे तो, बट 4 to 5 हम लेके चलते हैं। और एक पजल को करने में आपको मैक्सिमम, मैं कह रही हूं मैक्सिमम, हाँ जी, 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि पजल का लेवल आसान है तो 2 से 3 मिनट में हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट लगाकर आपने एक पजल लगाई, सॉल्व करी, साथ साथ आंसर्स मार्क कर दिए। और अब अगर आप देखो पेपर आपका 25 मिनट का है, इन सबको करने में आपने 10 से 12 मिनट लगाए, है ना। 25 में से अगर हम 10 से 12 मिनट कम करें, कितने मिनट बचते हैं? 12-13 मिनट। तो 12 से 13 मिनट आपके बचे हुए हैं। और अगर आप एक पजल पे 3 मिनट का मैक्सिमम समय लगा रहे हैं तो 3 into 4 कितना होता है? 12। यानी कि अगर आप एक पजल को 3 मिनट दे रहे हैं तो आपकी 4 पजल्स हो जाएगी, और 4 पजल्स ही आपके पेपर में आ रही हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम टाइम 3 मिनट में, स्टैंडर्ड नहीं बोल रही हूं, स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा कि आपको आंसर मार्क करना है वो सब मिलाकर मैक्सिमम टाइम 3 मिनट का बनता है। ठीक है, तो अगर आप 3 मिनट दे रहे हैं एक पजल को, यानी 5 सवालों को, तो बच्चे आपकी सारी पजल्स होने वाली है और कुल मिलाकर सारा पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। पहले तो पजल्स को स्किप करके बाकी सारा सॉल्व कर दो, फिर जो पजल्स है तब तक आपको एक आइडिया भी होता है कि कौन सी पजल आसान थी। जैसे बच्चों को बॉक्स वाली आसान लगती है, स्टैक वाली आसान लगती है, फ्लोर फ्लैट वाली थोड़ा डरते हैं, अनसर्टेन वाली आसान लगती है। तो जो जो आपने देखा कि ये तो आसान है, ये मुश्किल है, एक आइडिया आपके मन में बैठा हुआ है, तो वो आपने वहां पे भी थोड़ा प्रायोरिटी से चलना है कि आसान वाली पजल पहले करने की कोशिश करो। और पूरे पेपर में एक पजल होती है जो हल्की सी मुश्किल, यहां पे आरआरबी क्लर्क में मैं ये नहीं कह सकती कि मुश्किल पजल आएगी, बट मैं कंपैरेटिवली बोल सकती हूं कि सारी पजल्स बहुत आसान होंगी, एक का लेवल हल्का सा अप होगा। तो वो आपको देख के अंदाजा हो जाता है, प्रैक्टिस करी है खूब सारी तो देखकर पूरा अंदाजा हो जाएगा। तो फिर आप जो है वहां पे थोड़ा सा पजल्स में भी प्रायोरिटी पे करो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करने वाले हैं तो बच्चे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका 100% अटेम्प्ट हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी स्पीड थोड़ी कम होती है। ठीक है, पर जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं, जैसे कि अगर आप सिलोगिज्म का पहले कर रहे हो, इनइक्वालिटीज का पहले कर रहे हो, तो आपकी स्पीड जल्दी से बढ़ती है। ये साइकोलॉजिकल बात मैं आपसे कर रही हूं। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करके देखना रीजनिंग, और इनफैक्ट पेपर वाले दिन तक 2-3 मॉक टेस्ट अभी आपने जितने और देने हैं, मॉक टेस्ट में ये वाली स्ट्रैटेजी लगाकर देखो, गारंटी है मेरी कि 40 में से 40 सवाल हो जाएंगे। एक आधा सवाल अगर नहीं भी होता उसका यही कारण होगा कि आपको समझ नहीं आया, बट ये कारण नहीं होने वाला कि टाइम खत्म हो गया और हम और कर सकते थे, वो रीजन आपका खत्म हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। सो आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है कि रीजनिंग में क्या आना है। पजल्स अरेंजमेंट्स का मैं बता देती हूं एक बार। फ्लोर फ्लैट, फ्लोर, बॉक्स पजल, अनसर्टेन नंबर, ठीक है, वो डेट और मंथ वाली, रो वाली, मिक्स फेसिंग रो, डबल रो, सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये सारी अलग अलग टाइप्स की पजल है। एक सेशन मैंने पहले भी लिया था, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है। तो ये देख लो कि कोई, अगर आपको लगता है कोई टाइप ऑफ पजल की प्रैक्टिस आपने ज्यादा नहीं करी है, तो अभी भी आपके पास 1-2 दिन है, तो आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस उस टॉपिक की कर लीजिए। सो ऑल द बेस्ट। पेपर के बाद बताना कि आपका ये जो स्ट्रैटेजी है वर्कआउट करी, जो कि मेरी पूरी गारंटी है डेफिनेटली वर्कआउट करेगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।